नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का दिया आश्वासन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में हुए खर्च का मांगा हिसाब। शिमला जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। युवा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण शिविर के पोस्टपोन होने की नहीं दी जानकारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिमला से इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। शिमला से इस बैठक में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकार हिमाचल को देश का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन बेहतर हवाई और रेल संपर्क नहीं होने के कारण इसमें समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाए। इससे जहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अटल टनल रोहतांग का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने और इस कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बनने से लाहौल और पांगी घाटी में लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए प्रभावी रूप से कार्य करना आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त राज्य में मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के लिए इन सभी पार्क को स्वीकृत किया जाए, ताकि यहाँ आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और राज्य सरकार ने इस वर्ष को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में देश के कई बड़े राज्यों को राह दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश की विकासात्मक मांगों और आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा प्रदान किया गया 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदेश के खर्चों को चलाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। हिमाचल भले छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं कि हमें काम करने में समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी ज़्यादा लगता है। जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की, उसमें एक अच्छी सफलता हमको हासिल हुई। हम 17वें नंबर थे, वर्तमान में अभी हम 7वें नंबर पर वहाँ पर आए हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की है। हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से केंद्र के समक्ष में जो प्रस्ताव रखे हैं
चाहे वो मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विषय है, हम चाहेंगे उसमें कि उसमें सहयोग मिले। और उसके साथ साथ में कांगड़ा का एयरपोर्ट हमारा वो भी बहुत छोटा है, उसके एक्सपेंशन की स्कोप जो है हमने वर्कआउट की है और उसमें सहयोग की आवश्यकता है उस दृष्टि से। और उसमें मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा नालागढ़ का बद्दी का इलाका है, जहां हमारा फार्मा का एक बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 फार्मा हब जो है अगर पूरे इसमें है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, तो वहां इन दोनों चीजों के लिए हमारे पास संभावनाएं उपलब्ध हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किन्नौर जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूह में लोगों को संबोधित करते हुए बेटियों को शिक्षा देने पर बल दिया और कहा कि लड़कियों की पढ़ाई से ही परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। राज्यपाल ने किन्नौर जिले के अपने 2 दिवसीय प्रवास को यादगार क्षण बताते हुए कहा कि जनजातीय लोगों के स्नेह, सौम्य स्वभाव और आतिथ्य से वह बेहद प्रभावित हुए हैं, जिसे वह आजीवन नहीं भूल सकते। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि किन्नौर जिले के लोग देश व प्रदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन क्षेत्र का समग्र विकास भी जरूरी है, जिसके लिए शिक्षा का प्रसार, अधोसंरचना विकास व संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए। वहीं इससे पूर्व राज्यपाल को 136 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान की स्थिति संतोषजनक है। अब तक 63,890 स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और देश में इस आंकड़े को हासिल करने वाले 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश भी एक है। डॉक्टर सहजल ने कहा कि जिन स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें 13 फरवरी 2021 से दूसरी खुराक देना भी शुरू किया गया है। बीते दिनों धर्मशाला में संपन्न हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कई सवाल खड़े किए हैं। राठौर ने कहा कि बैठक के दौरान भाजपा द्वारा यह कहना कि किसान आंदोलन में केवल मुट्ठी भर लोग ही शामिल है, यह पूरे किसान समुदाय की बेइज्जती है। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों का विरोध पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। वहीं भाजपा की कार्य समिति की बैठक को लेकर राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि यह बैठक बड़े फैनफेयर के साथ आयोजित की गई थी और हिमाचल की जनता को आशा थी कि बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैठक में चर्चा तो हुई, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर नहीं, बल्कि मिशन रिपीट को लेकर, जिससे यह साबित हो चुका है कि मुख्यमंत्री को प्रदेशवासियों की आधारभूत समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। भाजपा द्वारा बैठक में कही गई इस बात पर कि विकास के नाम पर नहीं बल्कि मजबूत संगठन के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, इस पर राठौर ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा ने मजबूत संगठन के नाम पर नहीं बल्कि क्षेत्रवाद की राजनीति करके और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर चुनाव जीते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला में संपन्न हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में कृषि कानूनों के समर्थन में पारित किए गए प्रस्ताव पर विरोध जताया है। उन्होंने भाजपा नेताओं के उस बयान को भी तथ्यहीन करार दिया जिसमें उन्होंने कानून के विरोध में मुट्ठी भर किसानों के होने की बात कही थी। राठौर ने कहा कि आज पूरे देश में कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसान लामबंद हुए हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि बिलों को जबरदस्ती किसानों पर थोपने पर अड़ी है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और किसानों के समर्थन में हिमाचल के सभी जिलों में भी समय समय पर धरना प्रदर्शनों और रैलियों के माध्यम से कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया गया। इसी के चलते आगामी 23 फरवरी से शिमला के छैला से पदयात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय केवल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट को लेकर ही सारी रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकारों की तरह ही जयराम सरकार भी 2022 के चुनावों में सत्ता से बाहर होंगे और उनका मिशन रिपीट का सपना मात्र ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। वहीं उन्होंने भाजपा कार्य समिति की बैठक में खर्च हुए पैसे का भी हिसाब मांगा। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि इस कार्यक्रम पर खर्च सरकार ने किया या फिर भाजपा ने। राठौर ने कहा कि आज हर वर्ग मंदी से परेशान है, ऐसे में भाजपा करोड़ों रुपए के कार्यालयों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन पंजाब में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा को उसका चेहरा दिखा दिया है।
आज भाजपा सभी सरकारी उपक्रमों को बेचने की ओर अग्रसर है और देश की जीडीपी सबसे निचले स्तर पर है। फिर भी भाजपा वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा कर रही है, जो समझ से परे है। पिछले कल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिवसीय कार्यसमिति का समापन हुआ। कुछ एक बातें और मुद्दे जो इस कार्यसमिति में आए, कुछ प्रस्ताव पास किए गए, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस कार्यसमिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी मौजूद रहे। इस बैठक में पारित कृषि कानून के समर्थन में जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। हम बार बार कहते आए हैं कि ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। पूरे देश का जो किसान समुदाय इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है। और कार्यसमिति में यह कहना कि इस आंदोलन में मुट्ठी भर लोग शामिल है, ये पूरे किसान समुदाय की बेइज्जती है। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें या दक्षिणी राज्य, हर जगह पे विरोध हो रहा है। ये दिगर बात है कि जो दक्षिणी राज्य के किसान हैं वो ज़्यादातर संख्या में दिल्ली तक नहीं पहुँचे, लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी राज्यों में विरोध हो रहा है। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं में बैठकर धरना दे रहे हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। लाखों की संख्या में किसान इन महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। ये कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर बने, आम किसानों को इससे फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश जमीयत ए उलेमा ने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि संगठन कई बार प्रदेश में अल्पसंख्यकों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष मौलाना मुमताज अहमद ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीधे तौर पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर समस्याओं को अनसुना करने के आरोप लगाए। इस दौरान कासमी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से प्रदेश सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिस कारण प्रदेश में यह समुदाय अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक हज कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिसके कारण हज पर जाने वाले यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बने 3 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए पदों पर भी अभी उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शरारती तत्वों द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एक विशेष संस्था द्वारा खुलेआम मदरसों के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और पूरे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बिलासपुर में जुलूस निकाला गया, जिसमें आपत्तिजनक नारे एवं भाषण दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार और प्रशासन के सामने खुलेआम हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूरे माहौल को खराब करना चाह रहे हैं और प्रदेश सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी इन सभी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर भी सरकार ध्यान दे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश का माहौल खराब कर रहे शरारती तत्वों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का आईन है, उसके मुताबिक जो शरारती लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, और उसकी मिसाल एक FIR है जो बिलासपुर के अंदर दर्ज कराई गई है और कल ही दर्ज कराई है। और इस तरीके से जो ऑफिसरान कानून के खिलाफ हमारी ज़मीनों को, वक्फ जायदादों को वो नहीं कर रहे हैं, मोटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उर्दू टीचर, उर्दू इस ज़बान की एक ज़बान ही नहीं, एक तहज़ीब है, एक कल्चर है, गंगा जमनी तहज़ीब है, उसको ज़िंदा रखा जाए। और इसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ज़रिए से रोज़गार मिलता है। और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो है केस जो हैं वो वापस लिए जाएं, और मस्जिदों, कसुमती मस्जिद, कुल्लू मस्जिद, नूरपुर मस्जिद, इनकी तामीर का कानून के अंदर, हम कानून से बाहर नहीं जाना चाहते, कानून के अंदर उसका काम को जारी कराया जाए, चालू कराया जाए। ये देश और ये इस देश के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, यही संविधान कहता है, यही हमारा समाज कहता है। और इसी बात के साथ हम सब एक होकर के रहें। हम इंसान हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, और इस देश की तरक्की में मुसलमान का भी उतना ही हिस्सा है जितना किसी और का है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया। शिमला जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला प्रशासन ने हाल ही में पंचायती राज के चुनाव में जीत कर आए युवा प्रतिनिधियों के लिए शिमला के बचत भवन में शनिवार को 10 बजे प्रशिक्षण शिविर रखा था, लेकिन जिला प्रशासन युवा प्रतिनिधियों को बुलाकर खुद भूल गया और प्रतिनिधि बचत भवन के बाहर इंतजार करते रह गए। युवा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण शिविर के पोस्टपोन होने की जानकारी ही नहीं दी गई। वहीं जैसे ही मामला मीडिया के समक्ष आया, उसके बाद आनन फानन में पंचायत अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग शुरू की गई। नवनिर्वाचित युवा प्रतिनिधि शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्र से प्रशिक्षण के लिए 10 बजे बचत भवन शिमला पहुंच गए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। मामला जब मीडिया के ध्यान में आया तो आनन फानन में जिला पंचायत अधिकारी ने बचत भवन खुलवाकर युवा प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। जब इस बारे में अतिरिक्त जिला उपायुक्त और जिला पंचायत अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को 24 फरवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन जो लोग आज पहुंच गए हैं अब उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 8 से 10 युवा प्रतिनिधि पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण की तिथियां तो पोस्टपोन कर दी, लेकिन जिन लोगों को 20 फरवरी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया था उनको जानकारी देना भूल गए। जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह की लापरवाही सामने आना अपने आप में ही गंभीर है। पंचायत समिति सदस्य कुपुई ब्लॉक आज शिमला क्यों पहुंचे आप? आज जिला शिमला के जितने भी ब्लॉक है वहाँ के अंदर जितने जो सबसे कम उम्र के BDC और प्रधान चुन के उस ब्लॉक के अंदर आए, उनके शिविर के लिए बचत भवन की एक बैठक की सूचना दी गई थी 10 बजे के अंदर, लेकिन वो बैठक अभी तक नहीं हुई है। तो इसके बैठक कैंसिल होने के कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं दी गई है। काफ़ी दूर से लोग आए हैं, हर जगह से
यहाँ पर लोग पहुँचे, लेकिन बैठक की कोई भी सूचना ना कैंसिल की ना होने की हमें नहीं दी गई है। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल व डीजल की कीमतों के खिलाफ यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल शिमला द्वारा कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रस्सी से खींचकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल के जिला शिमला ग्रामीण अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू ने कहा कि आज देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ खाद्य वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ यह लड़ाई कांग्रेस की ही नहीं बल्कि आम जनता की भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कोरोना काल में आम जनता को दिया गया महंगाई का तोहफा असहनीय है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू की अध्यक्षता में यंग ब्रिगेड कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से जिलाधीश कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई। रैली राजीव भवन से शुरू हुई, जहां से पदाधिकारी व कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में गाड़ी में पेट्रोल व डीजल न होने के कारण गाड़ी को रस्सी से बांधकर बस स्टैंड तक खींचकर नारेबाजी करते हुए ले गए। इसके पश्चात रैली बस स्टैंड से राम मंदिर होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक पहुंची। रैली में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा आम जनता व दुकानदारों को घरों व दुकानों के बाहर निकलकर महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का विरोध करने का आग्रह किया गया। जिलाधीश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवकों ने गैस सिलेंडर को उठाकर नारेबाजी की। सेवादल यंग ब्रिगेड शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू ने बताया कि बढ़ती महंगाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस लड़ाई में आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए उपायुक्त शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। जो रसोई गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, 100 के पार पेट्रोल हो गया है और 80 के पार डीजल हो गया है। तो इस वजह से आप बाज़ार में देख रहे होंगे बाज़ार में किस तरह की हालत हो गई है। 15 रुपए की चाय हो गई है, 20 रुपए का समोसा हो गया है और इसके साथ ही बाकी जो परांठे, डेली नीड्स की चीज़ें सभी बहुत महंगी हो गई है। इतने ये कोरोना के काल में जो इन्होंने तोहफे लोगों को दिए हैं तो ये अब सहनीय नहीं है। तो इसके विरोध में आज यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल और हमारे पंचायती राज के साथी NSUI युवा कांग्रेस सभी साथी इकट्ठे मिलकर हम ये धरना दे रहे हैं और ये धरना यहाँ से डीसी ऑफिस की तरफ जाएगा और इसके बाद हम महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपेंगे। गाड़ी खींच के हम ये संदेश देना चाहते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, एक बार हमने इससे पहले भी ये प्रदर्शन किया था, लेकिन आज हम गाड़ी खींच के ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ऐसा हो जाएगा जब एक आदमी गाड़ी में अंदर बैठेगा और 4 आदमी उसको धक्का देते नजर आएंगे आपको। तो ये महंगाई का हिसाब ऐसा जा रहा है कि गाड़ी खींचना तो छोटी सी बात है, लोग भूखे मरेंगे। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल की अगुवाई वाली ट्री कमेटी ने शिमला शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर लोगों और भवनों के लिए खतरा बन चुके पेड़ों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी से जुड़े सदस्य भी महापौर के साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान खतरा बन चुके पेड़ों को चिन्हित किया गया। इनमें कुछ पेड़ों को काटने और कुछ की छंटाई करने की अनुमति लेने के लिए इस पूरी सूची को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई वाली ट्री सब कमेटी को भेजा जाएगा, जो इस पर अंतिम फैसला लेगी। महापौर ने बताया कि निगम स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को चौड़ा कर रहा है, जिसका कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। जो है पेड़ शिमला शहर में जहाँ डेंजरस पेड़ थे और जहाँ पे सड़कें चौड़ी होनी हैं, वहाँ पे जो हमने निरीक्षण किया था। DF हमारे साथ थे, हमारी जो पूरी टीम है, हमारे पार्षद भी थे जो यहाँ इसमें मेंबर थे। तो बहुत सारी जगह हमने जो निरीक्षण किया। तो इसमें जैसे ढली हमने करा, कसुमटी में हमने किया और बेमलोइज में और रामनगर वगैरह में और बालूगंज में। तो हमने पाया कि उसमें जो है जो जितने भी पेड़ थे उसमें से हमने 123 पेड़ जो है रिजेक्ट किए हैं। 68
पेड़ जो है उनको मतलब गिराने के लिए रिकमेंड करे हैं। और जो 6 पेड़ जो हमारे लॉपिंग के 14 केसेस हमारे जो है लॉपिंग के थे, तो ये हमने कल इतने पेड़ हमने देखे हैं। और इसके जो हमने निरीक्षण किया है पेड़ों का, इनका हम बहुत जल्दी सरकार को भेजेंगे और सरकार की जो सब कमेटी बनी है उसमें लगेंगे, क्योंकि हम जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे रोड हम मतलब बाइंड कर रहे हैं, मतलब चौड़ा कर रहे हैं। उसको चौड़े करने के लिए इन पेड़ों को काटना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने रिकमेंड करके इसको सरकार को भेज रहे हैं। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट के तहत विकास नगर में लिफ्ट और ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। इससे स्थानीय निवासियों, नौकरी पेशा लोगों और स्कूली बच्चों को फायदा होगा। लिफ्ट से विकास नगर बाजार को छोटा शिमला ब्रॉकहॉर्स्ट सड़क तक जोड़ने की योजना है। इसका काम 2 चरणों में पूरा होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक नितिन गर्ग ने बताया कि स्मार्ट सिटी के पहले चरण के तहत विकास नगर बाजार को NH से जोड़ने के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। खलीनी पंथा घाटी सड़क पर विकास नगर के पास ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। यह ओवरब्रिज इस तरह बनेगा कि इसका एक हिस्सा ब्रॉकहॉर्स्ट जाने वाली सड़क से जुड़ेगा, जबकि दूसरा विकास नगर बाजार से आने वाली लिफ्ट के पास रहेगा, जिसका फायदा स्थानीय लोगों सहित स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेगा। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक नितिन गर्ग ने बताया कि स्मार्ट सिटी के पहले चरण के तहत विकास नगर बाजार को NH से जोड़ने के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है, जिसका काम शुरू हो गया है। कि आपको विदित है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे वो PWD है, चाहे रोपवे डिपार्टमेंट है, हिमूडा है। और उसी तर्ज पर ये वाला प्रोजेक्ट की जो है विकास नगर में जो हम पार्किंग ये एलिवेटर लगवा रहे हैं और इसी के साथ ऊपर फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा। इसे RTDC के माध्यम से करवाया जा रहा है और इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी कुल लागत तकरीबन 11.5 करोड़ के आसपास है। और इसमें प्रपोजल ये है कि पहले नीचे से ऊपर तक लिफ्ट लगेगी और लिफ्ट कनेक्ट करेगी ऊपर हाईवे तक और वहाँ से फिर फुट ओवर ब्रिज जो है वो ब्रॉकहॉर्स्ट वाली रोड की तरफ को टच करेगा। तो इससे जो है लोगों को सुविधा मिलेगी कि आप नीचे से ऊपर तक के लिए पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही फिर नेक्स्ट फेज़ में कोशिश की जाएगी कि वहाँ से ऊपर भी अगर हम जहाँ पर कि छोटे शिमला को जो रोड जाती है वहाँ तक भी इसको 2 स्टेप्स में पहुँचा सकें। लेकिन फर्स्ट फेज़ में हम इसको कर रहे हैं, जो कि हमारे पास BOD की जो स्वीकृति आई है उसके अनुरूप जो है इसको कार्य को किया जा रहा है। राजधानी शिमला में BPL में शामिल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार को आयोजित वित्त कमेटी की बैठक में नगर निगम ने BPL में नए लोगों को शामिल करने का फैसला लिया है। यही नहीं, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को नगर निगम BPL लिस्ट से बाहर भी करेगा। वहीं बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर भी कई एस्टीमेट पारित किए गए। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि लंबे समय से शहर में BPL सूची में लोगों को शामिल नहीं किया गया था और ना ही BPL के कार्ड रिन्यू हो रहे थे। इसको देखते हुए वित्त कमेटी की बैठक में नए लोगों को भी BPL में शामिल करने को लेकर फैसला लिया गया। इसके लिए वार्ड स्तर पर ही पार्षदों के द्वारा ही नाम सुझाए जाएंगे, उसके बाद ही लोगों को BPL में शामिल किया जाएगा। कोरोना के चलते बीते वर्ष राजधानी शिमला में सड़कों की टायरिंग का काम नहीं हो पाया था। ऐसे में शहर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए गर्मियों से पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा शहर में कई विकास कार्यों के एस्टीमेट पारित किए गए, जिसमें टूटू में 13 लाख की लागत से नाले को चैनलाइज करने, कच्ची घाटी में 13 लाख की लागत से एम्बुलेंस रोड को मंजूरी देने व शहर में स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने को लेकर एस्टीमेट पारित किए गए। वैसे तो साधारण बैठक में ही अंतिम फैसला लिया जाता है, लेकिन जो भी कुछ केसेस जो है अभी FC की मीटिंग से पारित किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे हैं। जैसे हमारे आजीविका भवन बन रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब ट्रांसफार्मर करना है उसके लिए हमने 92 लाख का एस्टीमेट पास किया है। और हिमाचल जो हमारी HP यूनिवर्सिटी है उनका बार आवेदन आ रहा था कि यहाँ पे जो हमारी सरकारी लैंड है नगर निगम का कब्जा है, हम एक पार्किंग बनाना चाहते हैं जिसमें पूरे हिमाचल के बच्चों को यहाँ राहत मिल सके। तो आज हमने FC में भी ये पास किया है कि इसमें जो है पूरे हिमाचल के लोगों के लिए और बच्चों के लिए सुविधा मिलेगी, तो इसमें हमें NOC दे देना चाहिए। इसके बाद हमारे बहुत सारे नाले चैनलाइज करने के लिए टूटू में भी 13 लाख की लागत से एक नाले का एस्टीमेट अपने पास किया है। और कोर्ट के लिए जो है कच्ची घाटी में 13 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस रोड का भी हमने एक एस्टीमेट पास किया है। इस तरह बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें जो हमारी स्ट्रीट लाइटें जो टूरिज्म विभाग उसको देख रहा था, जो राजभवन के पास थी
थी और पोर्टमोर के पास थी, कई सालों से जो उसकी रिपेयर नहीं हो रही थी। इसका जिम्मा भी हमने खुद लिया है कि इसकी जो लाइटें हैं वो भी हम नगर निगम इसको करेगा। इस तरह के नगर निगम के आज जो बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और जो हमारा जो बजट जो 25 फरवरी को नगर निगम का बजट होना, उसके बारे में भी आज चर्चा हुई है कि हम शिमला शहर के लिए क्या क्या नए काम कर सकते हैं और कैसे राहत दे सकते हैं। तो इस बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई ने विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर से छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी का कहना है कि कोविड-19 के चलते पिछले करीब 1 वर्ष से हॉस्टल बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों से हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस वसूली जा रही है, जो छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। एबीवीपी ने मांग की है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक में छात्र हितों को ध्यान में रखकर हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस माफ की जाए, ताकि विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फाइनेंस ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि विद्यार्थी परिषद की प्रमुख मांग रही कि हॉस्टल कॉन्टिन्यूटी फीस को माफ़ किया जाए। हम देखते हैं कोरोना काल में पूरी वर्ष हॉस्टल बंद रहते हैं, जिसमें कि छात्र हॉस्टल की कोई भी सुविधा नहीं लेता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या फिर हॉस्टल में रहना हो। इस प्रकार की छात्र कोई भी सुविधा नहीं लेता है, उसके बावजूद उसको हॉस्टल कॉन्टिन्यूटी फीस को देना पड़ता है। हम देखते हैं कि आज शिमला में बहुत से छात्र अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये का कमरा लेकर रह रहे हैं, उसके साथ साथ उनको हॉस्टल कॉन्टिन्यूटी फीस को भी देना पड़े, ये सरासर गलत है। हम देखते हैं आज बहुत से छात्रों की घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो यहाँ पर रहकर अपना खर्चा उठा सके, अपनी स्टडी को सुचारू रूप से कर सके। इसलिए विद्यार्थी परिषद का इसमें स्पष्ट मत है कि फाइनेंस कमेटी की जब भी बैठक हो उसमें छात्र हितों को देखकर निर्णय लिया जाए और हॉस्टल कॉन्टिन्यूटी फीस को माफ़ किया जाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।